नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, कोई 36 साल पुरानी घटना है। लेकिन ये घटना आज सुनाने का मकसद ये है कि घटना में संदेश बड़े बड़े हैं। हुआ कुछ यूँ था कि राजस्थान प्रदेश के जोधपुर जिले में एक बड़ा कस्बा है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में 8 अगस्त 1990 को गांव में 3 भाइयों के घर थे। सबसे छोटा, बीच वाला और सबसे बड़ा। तीनों सटे हुए एक दूसरे के घर बने हुए थे। सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास दिलीप राम जो सबसे किनारे जिनका मकान था, वो अपने बीच वाले भाई राजी राम के घर के सामने से अपने नित्य कर्म के लिए जा रहे थे। उन्हें घर के भीतर से सिसकने और तड़पने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अपने भाई की घर की तरफ, राजी राम के घर की तरफ मुड़े तो देखा सहन में, यानी बाहर जो बरामदा होता है, उसमें राजी राम की पत्नी और उनकी बेटी तड़प रही थी और उनके शरीर से तमाम खून निकल रहा था। राजी राम की बेटी सुदेश की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। राजी राम की पत्नी फूला देवी भी गंभीर रूप से घायल थी। सबके मुंह से वही मदद के लिए आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन कुछ न कुछ शब्द, स्वर प्रस्फुटित हो रहे थे। देखकर दिलीप राम घबरा गए। वो घर के भीतर की तरफ भागे, क्योंकि एक बच्ची थी उनकी और एक बिटिया जैसी थी, भतीजी थी सगी, और एक पत्नी थी, उसकी बहू थी। इसलिए वो बिना उनको हाथ लगाए भीतर की तरफ भागे। भीतर की तरफ गए तो देखा राजी राम यानी उनका भाई, उसके 2 जवान बेटे और उसकी बुआ, उसकी भी बुआ हुई और दिलीप राम जो देखने गए थे उनकी भी बुआ हुई। ये 4 के 4 मृत पड़े थे। पूरे शरीर से इतना खून निकल रहा था कि वो बह के आंगन की तरफ बनी हुई नाली की तरफ जा रहा था। राजी राम देखकर घबरा गए, दिलीप राम देखकर घबरा गए। उन्होंने फौरन हल्ला मचाया। दूसरे जो राजी राम के छोटे वाले भाई थे वो भी आ गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। राजी राम, उनके बेटों नरेश और रमेश और बुआ निकोपाई, इनका शव वहीं पड़ा हुआ था। कोहराम मच गया पूरे गांव में। पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस आई। पुलिस ने चारों शवों को, सबसे पहले तो गांव वालों ने, जो घायल थे, जिनके मुंह से थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकल रही थी, फूला देवी और सुदेश, राजी राम जो मकान के मालिक थे या जो मुखिया थे उस परिवार के, उनकी पत्नी फूला देवी और बेटी सुदेश, दोनों को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने पूरा जोर लगाकर उनका जो प्राथमिक उपचार किया, उसके बाद फिर उनका उपचार शुरू किया। पुलिस ने चारों शवों को मॉर्चरी, पहले उनका पंचायतनामा किया और फिर उसे मॉर्चरी भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने भी पूछना शुरू किया। प्रारंभिक रूप से पुलिस तहकीकात करती है। पुलिस के साथ आए हुए सब इंस्पेक्टर, सिपाही, वो बिखर के अलग अलग लोगों से तुरंत पूछताछ करने लगते हैं। ये सुराग लेने लगते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों ऐसा हुआ होगा। कोई दुश्मनी, घर द्वार की कोई दुश्मनी, आसपास से कोई दुश्मनी, घर में ही आपस में कलह, इस तरह की बातें किसी भी घटना स्थल पर जहां इतनी गंभीर घटना हुई होती है, इंस्पेक्टर तो अपना जो भीतर लोग हैं उनसे पूछताछ, शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजना, भीड़ से निपटना, भीड़ वालों को समझाना। जो सबसे बड़े अधिकारी थाने के हुए प्रभारी निरीक्षक, वो ये सब काम करते हैं, लेकिन उनके साथ आए हुए सिपाही, थाने का दूसरा स्टाफ, वो टोह लेता है कि कुछ पता लगे
ताकि जब खाली हो जाएं इंस्पेक्टर साहब तो उनको इन सब बातों से अवगत कराया जाए, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। खैर, वहाँ पर हर एक आदमी यही सवाल कर रहा था कि तीनों भाइयों के परिवार में बहुत प्रेम था। तीनों भाई एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा खड़े होते थे। शादी ब्याह में तीनों एक साथ जाते थे। कोई कार्य प्रयोजन उनके घर में होता था तो सब हाथ बटाया करते थे। राजी राम का व्यवहार सबसे अच्छा था। वो मिलनसार था, सबके गांव भर के दुख सुख में खड़ा होने वाला था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राजी राम के पूरे परिवार को किसी ने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया और सभी को जान से मारने की कोशिश की। दिलीप राम ने पुलिस को ये बताया कि उसके परिवार की किसी से दुश्मनी नहीं है, न कोई झगड़ा है। रात 9 बजे तीनों भाइयों और उनकी बुआ ने खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक तीनों बात करते रहे। पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया और फिर अपने अपने यहाँ सोने चले गए। दिलीप राम ने बताया कि राजी राम को किसी से जान का खतरा नहीं था। घर में किसी तरह की कोई लूट नहीं हुई। पूरे मामले में सिर्फ एक बात अजीब थी। जब राजी राम के दोनों भाइयों को बुलाया गया तो दिलीप राम ने तो सूचना ही दी थी, वो मौके पर मौजूद थे, लेकिन तीसरा भाई सुरजाराम मौके पर नहीं आया। पुलिस ने गांव के लोगों को कहा कि चले जाओ और सुरजाराम को भी बुला लाओ और पूरी जांच ताकि की जा सके कि क्या बात हो सकती है। गांव के लोग गए तो पता लगा सुरजाराम घर पर नहीं है और उसकी पत्नी इमरती देवी घर पर मौजूद हैं। इंस्पेक्टर खुद अपनी टीम लेकर, पास ही में था, 20 कदम पर रहा होगा, इमरती देवी के पास गए। उसे पूछा कि कहाँ हैं सुरजाराम। उसने पति के बारे में कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, सवेरे सवेरे खेती किसानी के काम से निकले हैं। तभी पुलिस को शक हुआ कि इतनी बड़ी वारदात हुई, अगर सुरजाराम आसपास खेती किसानी के काम से भी गया होता तो भाग कर जरूर आ गया होता। पत्नी के हिसाब से खेती किसानी के काम में गए हैं। कहीं लंबी दूरी में गया होता तो शाम को अपने भाई दिलीप राम को भी जरूर बताया होता कि सुबह फला फला जगह मुझे जाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। खैर, यही उसका न होना पुलिस के लिए प्रश्न चिन्ह की तरह हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। खैर, सगे भाई, 2 भतीजों, अपनी बुआ, इनकी हत्या हो गई और भाभी और उनकी बेटी बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस सुरजाराम की तलाश में जुट जाती है। इधर हॉस्पिटल में राजी राम की बेटी सुदेश को होश आ जाता है। वह पुलिस को बताती है कि उसके चाचा सुरजाराम ने कुल्हाड़ी से पूरे परिवार पर वार किया था। वो भी घर से बाहर माँ के साथ सो रही थी। घर के आंगन में उसके पिता, दोनों भाई और बुआ सो रही थीं। देर रात नींद में उनके चाचा सुरजाराम ने सब पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बाहर आकर माँ फूला देवी और उस पर भी, यानी सुदेश पर भी कुल्हाड़ी से वार किया और भाग गया। सुदेश के इस बयान के बाद पुलिस ने सुरजाराम की खोज और तेज कर दी। उसे फिर बगल वाले गांव के बाहर, जिसके यहाँ वो छिपा हुआ था, वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बातचीत शुरू की तो बात सामने आई कि तीनों भाइयों का बंटवारा करके माँ बाप पंजाब शिफ्ट हो गए थे। पिता इनके पंजाब में ही काम कर रहे थे। उन्हें जब वो थोड़ा बुजुर्ग होने लगे तो उन्होंने कहा, भाई हमने वहीं घर बनाया, हम वहाँ चले जाएंगे, यहाँ तुम लोगों का हम बंटवारा कर देते हैं। बड़े भाई दिलीप राम और छोटे भाई सुरजाराम को 13 एकड़ जमीन उन्होंने दे दी और मझले बेटे राजी राम को 14 एकड़ जमीन दी। घटना से 6 माह पहले जो राजी राम को एक्स्ट्रा 1 एकड़ जमीन दी गई, इसको लेकर भाइयों में कुछ मनमुटाव हुआ। खैर, तीनों भाइयों ने पंचायत बुलाई। गांव के सरपंच चंद्रपाल ने हस्तक्षेप किया और तमाम कारण बताए कि शायद पिताजी ने इसकी
आर्थिक स्थिति कमज़ोर मानकर इसे 14 एकड़ दे दी होगी, लेकिन तुम्हारे पास भी कम नहीं है। 13 एकड़ दोनों लोगों के पास है, जो पर्याप्त है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। पहले दिलीप राम का मकान था, जो सबसे बड़े थे, फिर मझले वाले राजी राम का मकान था, और फिर सबसे छोटे वाले सुरजा राम का मकान था। सुरजा राम से पुलिस ने फिर कड़ी पूछताछ शुरू की। जब पता लग गया कि ये ज़मीन का इस तरह का विवाद था, आपस में था, ये बाहर नहीं गया था, सिर्फ ये था कि उस ज़मीन के बंटवारे को लेकर तीनों की अपने माँ बाप से उनका गुस्सा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर, और फिर उसके बाद सरपंच ने इनकी पंचायत भी करा दी। तो सुरजाराम ने बताया कि वो अपने हिस्से की 13 एकड़ जमीन पर कटीला बाड़ लगाना चाहता था, लेकिन राजी राम ने मना कर दिया। राजी राम ने ये कहा कि बांट के पिताजी चले गए हैं, लेकिन इसका डिमार्केशन उन्होंने तो अंदाज से बता दिया कि साहब ये 13 एकड़ है, ये 14 एकड़ है और ये 13 एकड़ है। इसकी नाप जब तक लेखपाल आकर न कर दें तब तक तुम इसमें बाड़ मत लगाना। बस ये बात सुरजाराम को अखर गई कि सब लोग साथ हैं, सब एक साथ हैं, और कोई हम एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे हैं, हम अपनी ज़मीन पे लगा रहे हैं, पिताजी का दिया हुआ है, दूसरी बातें। और इसी गुस्से में आकर वो जब रोका गया तो वो खून का घूंट पीकर रह गया, जैसा उसने पुलिस को बताया। फिर वो इस अवसर की तलाश में था कि कब मैं पूरे परिवार को ख़त्म कर दूं। शाम को जब तीनों भाइयों ने एक साथ खाना खाया बुआ के साथ, और घंटों फिर बुआ के साथ बैठकर बातचीत की, तो फिर उसको इत्मीनान हो गया कि अब ये सोने जा रहे हैं, अब ये सोएंगे, अब कहीं किसी को जाना नहीं है। 11:30 बजे ये लोग उठ के गए, और करीब 12 सवा 12 बजे सुरजाराम कुल्हाड़ी लेकर आया, और फिर उसने एक एक करके सब पर हत्या का प्रयास किया। 4 की मृत्यु हो गई, 2 लोग बच गए। खैर, इस खुलासे के बाद हनुमानगढ़ कोर्ट में सुनवाई चली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हनुमानगढ़ ने जनवरी 1991 में सुरजाराम को मृत्यु दंड दे दिया। सुरजाराम की ओर से इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई। मुख्य पीठ जोधपुर में याचिका दायर की गई। 18 जनवरी 1996 को हाई कोर्ट ने भी सुरजाराम की अपील खारिज करके मृत्यु दंड की सजा बरकरार रखी। इसके बाद सुरजाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। सुरजाराम के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मामला मृत्यु दंड जैसी सजा देने का नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इस सजा पर विचार किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और सुरजाराम की फांसी की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद तमाम राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका और जाने क्या क्या ये सब प्रोसेस चलती रही। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से मैंने काफ़ी कोशिश की इसको नेट पर ढूंढने की, हालांकि ये घटना ही नेट पर नहीं मिली। इतनी पुरानी घटना है, उस समय इंटरनेट का प्रचलन उतना नहीं था। 36 साल पुरानी घटना, बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत रेफरेंस मिले, लेकिन ये रेफरेंस कहीं नहीं मिला कि इसको फांसी पर लटकाया गया या नहीं, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या इसकी सज़ा का एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल आप लोग अगर वहाँ, बहुत से लोग, हमारे बहुत से सुधी श्रोता वो जोधपुर से भी हैं और हनुमानगढ़ से भी हैं, तो अगर किसी को इसके बारे में अद्यतन जानकारी हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताए। देखिए, सब सही चल रहा था, भाइयों में आपस में कोई मतभेद नहीं था, साथ बैठ के खाते थे, सबका अपना अपना मकान था, लाइन से था, सब संपन्न थे। खेती बाड़ी जब इकट्ठा होके करते थे तो फिर करीब 40 एकड़ ज़मीन थी, बहुत ज़मीन होती है, और सब अपना सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर पिता ने बंटवारा किया। पिता को पंजाब में, जहाँ उन्होंने अपना और
घर द्वार ज़मीन बना ली थी, वो वहाँ चले गए, जाते समय बंटवारा कर गए। लेकिन इस रक्त रंजित घटना के बीज पिताजी ही बो गए। 2 को 13-13 एकड़ और एक को जिसकी हत्या हुई उसे 14 एकड़ दे गए, बिना कारण के। कारण उनके दिमाग में जरूर रहा होगा, कुछ सोच के ही दिया होगा उन्होंने, या बंटवारे में ज़मीन जो एक जगह एक साथ थी वो करके दिया होगा। लेकिन ये बीज आपस में दुश्मनी का पिताजी ही डाल के चले गए। अपना होंगे वो, पता नहीं भी हैं जीवित कि नहीं है, लेकिन इस पूरी वैमनस्यता का बीज वही बो के चले गए। खैर धीरे धीरे वो 1 एकड़ ज़मीन जो राजीराम को एक्स्ट्रा मिली थी वही झगड़े का कारण बनी। हालांकि फिर भी ये लोग घटना वाले दिन भी या घटना वाली रात भी एक ही साथ खाना खाया था। बुआ आई थी, उनके साथ घंटों उन लोगों ने बातचीत भी की थी। लेकिन मन में ये जरूर था कि अगर मान लिया पिताजी ने दे भी दिया था, 1 एकड़ इसको एक्स्ट्रा दे दिया था, तो उसको भी भाइयों में से बराबर बराबर बांट लेना चाहिए था। चलिए नहीं बांटा तो हम अपना बाड़ लगा रहे हैं, इनको लगता है इनकी लालच और बढ़ गई है। बस इसी में उनका जैसे कहते हैं सारा प्रेम भाइयों का काफूर हो गया। और बात ऐसी चुभी राजीराम की कि उसने पूरा परिवार ख़त्म करने की सोच ली। इतना बड़ा कदम उठाने की सोच ली बात। इसीलिए गांव का कोई आदमी उसको जानकारी नहीं थी कि आपस में कोई इनका झगड़ा है या फिर इनकी किसी से रंजिश है। किसी को नहीं पता थी ये बात। देखिए इसी सिलसिले में रहीमदास जी ये कहते हैं या कह गए हैं, सब खूब एक्सपीरियंस, कबीरदास जी, रहीमदास जी, ये सब लोगों ने, जो घाघ और भड्डरी ने, खूब प्रैक्टिकल नॉलेज इन लोगों को थी। खूब घूमे हैं ये लोग, जगह जगह जहाँ रुके हैं वहाँ बातचीत की है। तो इनका बड़ा जो कुछ भी कहा है इन्होंने वो आज भी उतना ही सत्य है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्यार का मत तोड़ो चटकाए, यानी झटके में प्यार के धागे को मत तोड़िए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। कितना सटीक ये दोहा है रहीमदास जी का, और इस घटना पे भी बहुत सटीक है कि भाइयों में वो जो इतना प्रेम था, इतने सालों का प्रेम था, वो धागा तोड़ दिया गया। फिर से इकट्ठा हुए, फिर जुड़े, लेकिन वो गांठ बन गई और उसी गांठ ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।